नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। इस वक्त तेलंगाना में जो लोकल न्यूज़ की बात करें तो जो भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी किशन रेड्डी, उन्होंने जो राज्य सरकार है उस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तेलंगाना की सरकार ने लोगों को धोखा दिया है, तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 6 गारंटियों की बात की थी, उन्होंने वे 6 गारंटियां पूरी नहीं की और अभी तक वो इन लोगों के बारे में सोच नहीं रही हैं जिन्होंने जो जनता है उन्होंने इनको इस पद पर बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनके बारे में उन्होंने अभी तक सोचा नहीं और वो 6 गारंटियां उन्होंने लागू नहीं की। और उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर रेवंत रेड्डी ने जाकर झूठ बोला है और जो राहुल गांधी उन्होंने वहां पर जाकर झूठ बोला है कि हमने तेलंगाना में ऐसा ऐसा काम किया है, हालांकि उन्होंने यहां पर 6 गारंटियों को लागू नहीं किया है। और उन्होंने साथ ही कहा कि हम इनका जल्द ही पर्दाफाश करेंगे कि रेवंत रेड्डी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और साथ ही बात करें यासिर की, जैसा कि इन्होंने बोला है कि 6 गारंटियों के बारे में जनता से झूठ बोला है। कल ही भाजपा ने एक्स पर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी है वो महाराष्ट्र चुनाव में जाकर या झारखंड चुनाव में जाकर जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि हम अपनी गारंटियों को इस तरह से लागू करेंगे, हालांकि उन्होंने जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर लागू नहीं किया है। लेकिन इस तरह से वो जो झूठ बोल रहे हैं उनको चुनाव आयोग के द्वारा उनको डांट पड़नी चाहिए, चुनाव आयोग इसको रोके। लेकिन अगर बात करें यासिर, जिस तरह से भाजपा कहीं भी सत्ता में होती है वो भी इस तरह की गारंटियों की जो है लोगों से बोलती है कि हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे। हालांकि देखा जाए, जब मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी, तो उन पर भी ये एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग। जिस तरह से भाजपा वाले बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग इसको रोके और उनको डांटे, लेकिन दूसरे जो राज्यों में जो सरकारें होती हैं, चाहे कांग्रेस की हो, कांग्रेस की जो सरकारें होती है वहां पर बोलते हैं कि इन्होंने इस तरह से झूठ बोला है, इनको डांट पड़नी चाहिए। हालांकि भाजपा खुद हर राज्य में जाकर झूठ बोलती है, जिस तरह से वो लोगों को जनता को धोखा देते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को होंगे। 15 लाख को ही ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। और हालांकि लोग आजकल वही बोल रहे हैं, अगर कभी भी कुछ भी बात आती है तो वो सारे जो है 15 लाख को सामने लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी इन्होंने बोला है किशन रेड्डी ने कि यहाँ पे जो गारंटियाँ थी वो कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं की, उसी तरह से कल केटीआर भी दिल्ली में थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत ही खुल के उन्होंने वार किए हैं। इसी बीच एक खबर आई थी कि रेवंत रेड्डी भी कल दिल्ली में ही थे। वो दिल्ली में AICC के जो वो हैं लीडर, सीनियर लीडर्स, उनसे मिलने गए हुए थे। अब बात ये सामने आती है कि भाई अगर यहाँ की गारंटियाँ जो हैं वो अगर लागू नहीं हुई हैं तो यहाँ की आवाम क्यों उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। अगर वो गारंटियाँ लागू हुई हैं, अब मतलब जब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बोला था कि ये गारंटियाँ हम लागू करेंगे। जिस तरह से आपने देखा है कि बस में जो है जो यहाँ के ख़वातीन उनके लिए फ्री बस सेवा हो गई है, ठीक है। और यहाँ की और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आप देखिए कि बिजली के बिल की भी माफ़ी हो गई है, गैस सिलेंडर भी कम हो गया है, और तो और मतलब जो क्या बोलते हैं और जो वादे किए थे उन्होंने वो भी पूरे कर रहे हैं। अब अपोजिशन का काम ही यही होता है कि आप आवाज़ उठाएं, सरकार के हर एक क्या बोलते हैं जो भी वो उसको बोलते हैं दुखती चीज़ें जो होती हैं जिन पे वो कम ध्यान दे रही है उस पर आवाज़ उठाएं। तो इसीलिए कल मतलब अब देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिशन में 2 ही पार्टियाँ हैं, हम क्या बोलते हैं बीजेपी और BRS। अब बीजेपी और BRS ही कांग्रेस पार्टी को वो कर सकती है, अपोज कर सकती है। अब जिस तरह से कल केटीआर साहब जो वहाँ गए हुए थे दिल्ली में, उन्होंने भी जो है कल एक वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि बहुत लंबी थी, उसमें उन्होंने कई चीज़ों पे बात की है। इसी तरह से अब जब आपने अभी बोला कि जब यहाँ पे क्या बोलते देश में राज करने के लिए मोदी जी आने वाले थे 2014 में, उस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपए और कितनी नौकरियाँ और पता नहीं क्या क्या वादे किए थे।
उन्होंने ये तक कहा था कि अगर रुपया गिरता है तो ये सरकार की ही पॉलिसी होती है जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है। आज 1 रुपया 1 डॉलर के उसमें जो है 84 दशमलव कुछ पैसे हो गया है, रुपया बहुत गिरा है। अब उनसे अगर कोई जवाब मांगेगा तो वो कहेंगे कि तुम हमसे जवाब मांग रहे हो, क्योंकि रीज़न ये है कि बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं तो उसमें वो जनता के सवाल नहीं लेता, जनता इन द सेंस वहाँ की जो वो होती है मीडिया, उसके जो है कोई भी सवाल नहीं लेते हैं। अगर ये सवाल और जवाब हों तो फिर मतलब देखा जाए तो बीजेपी के लोग जो कुछ भी बोलते रहते हैं वो बोलने से बचेंगे, और बोलने से बचेंगे तो इस तरह के बयानात नहीं आएंगे सामने। अभी जिस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि भाई मतलब यहाँ की जो गारंटियाँ लागू नहीं हुई हैं, कल ही कांग्रेस के जो एक लीडर हैं दिल्ली में, उन्होंने जो है क्या बोलते कर्नाटक को लेकर के बोला है कि कर्नाटक में हमने जो भी वादे किए तो उनको हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब जो भी वहाँ पे वादे किए गए थे, चाहे वो बस सेवा हो या फिर जो वो होते ग्रेजुएट और वो करते डिप्लोमा, उनके लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। बिजली के बिल का जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया है, और जो ख़वातीन को मतलब वो दिए जाते थे पैसे वो पूरे किए गए हैं। तो अब जाहिर है कि जब कोई इंसान आता है वादा करके तो उसको वादा पूरा करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उस तरह से वादा कर पाए। अब बीजेपी इस वक्त देश में जो है रूल कर रही है। अब वो किस तरह से अपने मतलब जो करती है वादे, अब जिस तरह से आप देखिए कि कुछ टाइम पहले जब यूपी में इलेक्शन हुआ था जी 2022 में, यूपी में इलेक्शन हुआ था, उससे पहले यूपी में योगी जी ही मुख्यमंत्री थे। उस दौरान भी कहा गया था कि आप एक बार और इसको जिता दीजिए तो हम यूपी को नंबर 1 बना रहे हैं। भैया जो 5 साल तुम रहे उसमें तुमने क्या किया? इसी तरह भी आपने देखा कि हरियाणा में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। फिर जब वहाँ पे बीजेपी के लोग प्रचार करने जा रहे थे तो ये बोल रहे थे कि आप इस बार बीजेपी को चुन लीजिए और हम यहाँ पे जो है उसको जो क्या बोलते हैं नंबर 1 स्टेट बना देंगे हर चीज़ के लिए। अब जब आप हैं 5 साल, उसमें आपने क्या किया? अगर उसमें आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप ये कह सकते हैं। और जिस तरह से इस वक्त जो हो रहे हैं चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में, उसमें आप देखिए बीजेपी के कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं वहाँ के हों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हों या फिर और भी लोग हैं, वो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। कल ही जो है उन्होंने बोला था ओवैसी ये मत कर वो मत कर, इस तरह से नहीं, आप जो है सिर्फ मुद्दे पे बात कीजिए। आप जो है वहाँ का जो आपने किया डेवलपमेंट उस पर बात कीजिए। अब कोई भी हो, चाहे ओवैसी हो या और जो पार्टियां हों, जब कहीं मतलब स्टेट में किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो लोग जाएंगे, अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए लोग जाते हैं कि भाई हमारी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन जाए, हमारे भी लोग जो है वो हर जगह की उसमें बैठे हों, असेंबली में बैठे हों। अब इसमें ये बोलना कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है तो वहाँ चला जा, औरंगजेब है ये वो वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसका मतलब लोगों का ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लाना चाह रहे हैं जिन चीज़ों पे लोगों के सेंटिमेंट ज़्यादा होते हैं। अब जो चीज़ें अहम है, रोटी रोज़ी ये सब, इन पे आप बात नहीं करते हैं, आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे, आप जो है क्या बोलते हैं जो नौकरी उस पर बात नहीं करेंगे, आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, औरंगजेब और क्या बोलते हैं तिरंगा हमारा पूरे विश्व में लहराएगा, ये सब चीज़। भाई विश्व में लहराएगा अच्छी चीज़ है, हम भी चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें ना करें। आप इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं आपने जो नहीं किया है आप उसको छुपा रहे हैं। जी, आपने बात करी कि जो एनडीए के जो नेता हैं और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते। असल मुद्दों की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं उसको दूसरी तरफ ले जाने की बात करते हैं। जैसा कि हमने चुनावी प्रचार में भी देखा यासिर कि जब भी जो भाजपा के नेता हैं चुनावी प्रचार के लिए जाते हैं तो वो कभी भी रोजगार, महंगाई की बात नहीं करते। वो असल मुद्दों से हटकर जो बाकी जो मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं या दूसरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सामने लेकर आते हैं। तो वहीं पर जो प्रदर्शन करते हैं, जो नेता प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि कोई कांग्रेस का नेता अगर कुछ भी बोल देता है उसके खिलाफ मुखर होकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर महंगाई की बात आती है तो उनके मुंह एकदम बंद हो जाते हैं। स्मृति ईरानी को ले लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी
सिलेंडर 400 का सिलेंडर था, तब वो इतना विरोध प्रदर्शन करती थी, सड़कों पर बैठती थी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती थी सिलेंडर लेकर। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी 1200 का सिलेंडर हो चुका है, उस पर बात नहीं करती हैं। नहीं, अब वो सत्ता में, अब वो क्यों बोलेंगे? उस पर मुंह नहीं खोलती हैं। और अब तो सत्ता में, जब तो उनको जी, जी। वो तो हार ही गई हैं। जी, तो सिर्फ अगर आप जनता के भले की बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आप जनता के भले की बात करते हैं, जैसा कि वो चुनावी प्रचार के दौरान करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इसमें भी तो जनता का भला है। अगर महंगाई कम होगी तो उसमें जनता का भला होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम करके जनता का भला होगा। तो वहीं पर बात करते हैं, जैसा कि साल 2021 में एक घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में। वहाँ पर कुछ किसान थे, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि कानून लाया गया था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान थे और बाकी जो लोग थे, उस पर जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे थे आशीष मिश्रा, उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बाद ही हिंसा भड़क उठी थी और इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। उसी पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हालांकि बता दें कि अजय मिश्रा टेनी की जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है और इसी सिलसिले में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 12 मुख्य आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है, इस केस में 114 गवाह हैं और जानकारी के मुताबिक अभी तक 7 ही गवाहों ने गवाही दी है जी। 114 गवाह होने के बावजूद सिर्फ 7 गवाहों ने गवाही दी है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उन पे कितना प्रेशर होगा। अजय मिश्रा टेनी देखा जाए तो उस वक्त रूलिंग पार्टी जो है, अभी जो रूलिंग पार्टी है और उसके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, बाप हैं, वो भी कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा, वो भी उसमें हैं। अब इस बार नहीं जीते हैं लेकिन वो थे। अब बीजेपी के अगर किसी लीडर का कोई बेटा ऐसे काम कर देता है तो इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या बीजेपी के जो क्या बोलते हैं प्रवक्ता होते हैं, जो हर चीज़ में सबसे पहले नज़र आ जाते हैं, चाहे वो यमुना में डुबकी लगानी हो या कोई भी काम करना हो, हर चीज़ में नज़र आ जाते हैं। चाहे वो कोलकाता रेप केस पे बात करनी हो, हालांकि अपने गिरबान में झांक के देखेंगे शायद उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं जो इस तरह के लीडर्स के बेटे हैं, जो देश में जो है कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे देश के लोगों को नुकसान होता है, उससे बीजेपी को भी नुकसान होता है। इस बार हारने का रीज़न उनका यही था। लेकिन फिर भी हमारे देश के गृह मंत्री गए, उन्होंने उसका प्रचार किया उस दौरान और कहा कि अगर इनको इस बार तुमने जिता दिया तो हम इनको और शक्तियां दे देंगे। भाई और कितनी शक्ति दोगे? उसने जो है कई लोगों को मार दिया है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे उसने थाह चढ़ा दी थी, लेकिन उसको जमानत पहले ही दे दी गई क्योंकि भाई जब केस होता है ऐसा तो इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। ऐसा कोई केस होता है जिसमें 8 लोगों की मौत हो, उस केस को कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है, किसान कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप देखिए मोदी जी को जहाँ भी जाते हैं यहाँ के किसान जो हैं बहुत वो हैं, यहाँ के किसान बहुत वो हैं, यहाँ के किसान बहुत वो हैं, लेकिन वो अब उन्हीं के पार्टी के लीडर थे जिनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला जी। अगर आप किसानों के या हिंदुस्तान की आवाम से इतना ही मोहब्बत करते हैं तो आप बोलिए। आप मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, आप कोलकाता पे बोल देते हैं, ठीक है। यूपी में जो घटनाएं होती हैं, यूपी में घटनाएं होती हैं उस पर नहीं बोलते हैं आप, उस पर तो आप बोलते ही नहीं। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो योगी कहीं ना कहीं देश में सबसे बड़े लीडर बन रहे हैं। दूसरे नंबर के, पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी जी हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद नाम आता है योगी आदित्यनाथ का जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ दूसरे स्टेट्स में जा करके कहते हैं कि अगर हमारे स्टेट में कोई भी गलत काम करेगा तो उसके लिए हम सख्त सज़ा देते हैं। और सख्त सज़ा क्या होती है? या तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको दौड़ा के पैर पे गोली मार दी जाती है। उसके बाद ये पुरानी थ्योरी जो हम फिल्मों में देखते थे 90s की 80s के, कि वो भाग रहा था, उसके पैर में गोली लगी, उसके बाद उसको पकड़ के ले आए, ये थ्योरी अभी तक वो अपनाए हुए हैं। हालांकि ज़माना बहुत डेवलप्ड हो गया है लेकिन वो अभी वही हैं। या किसी का इनकाउंटर ही कर देंगे, सीधा वो मर ही जाएगा जी। इन चीज़ों से हट करके अगर आप ये बोलिए कि हमारे प्रदेश में ये अच्छी चीज़ें हुई हैं, कोई भी स्टेट या कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है। अगर आप वहाँ की रूलिंग पार्टी हैं तो आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए
कि ये चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी हुई हैं, जो ख़राब हुई उन पर आप बात ही मत कीजिए। लेकिन आप ये अगर बोलते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हुई हमारे यहाँ, तो ये गलत है। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये जितने भी हिंदी भाषा वाले थोड़े जो स्टेट्स हैं, इनमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। जिस तरह से आज ही आप एक सुबह मुझे खबर बता रही थी सहारनपुर की, वहाँ पे क्या हुआ, इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। अब जिस तरह से इसको मतलब इनके जो आरोपित उनको छोड़ा गया है, इनमें थे अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ़, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडे, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल को जमानत दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने इन 12 आरोपियों को पिछले साल अलग अलग तारीखों पर अंतरिम जमानत दी थी। अब इसमें आप देखिए कि अब वही जब मैंने पहले बोला कि 114 गवाह हैं, लेकिन अभी तक गवाही सिर्फ 7 लोगों ने दी है। इसी के चलते जस्टिस ने कहा है कि इस केस को पूरा होने में अभी समय लगेगा। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी और भविष्य में मुकदमे के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इसी के जल्द जमानत देने का ये काम किया गया कि यहाँ ठीक है, आप जमानत दे दीजिए, ये केस जो है फिट हो जाएगा। 114 गवाह हैं, लेकिन अभी तक 7 गवाहों ने सिर्फ गवाही दी है। आप इसका प्रेशर जान सकते हैं कितना होगा। आज 12 आरोपियों को जो जमानत दी गई है, या फिर अगर ये किसी खास समुदाय से जुड़े होते तो उस वक्त क्या होता? बुलडोजर नीति अपनाई जाती, बुलडोजर से उनके घर तोड़ दिए जाते। हालांकि देखा गया था कि 2017 से योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और ऐसा कहा जा रहा है तथ्यों के आधार पर कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई भी घटना होती थी किसी भी तरह की, हालांकि उसमें किसी का संलग्न नहीं भी पाया जाता था, सिर्फ एक खास समुदाय का नाम होता था, वहां पर बुलडोजर नीति अपनाई जाती थी। फौरन ही योगी आदित्यनाथ उनके घर पर बुलडोजर चलवा देते थे, वहां पर उनको जो लोग थे उनको बेघर कर दिया जाता था। वहीं पर आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नीति कोई न्याय का आधार नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी अपराधी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि बता दें कि इससे पहले भी 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी, लेकिन आज जो फैसला आया है वो बहुत ही अहम है। और जो लोग हैं जिसको डर था कि जो यूपी में रहते हैं, खासकर यूपी के लोगों को और एक जो खास समुदाय है उनको डर लगा रहता था कि अगर हमारी कहीं भी थोड़ी सी भी संलिप्तता पाई गई या किसी ने झूठे पर ही नाम ले दिया कि वहाँ पर उस नाम का व्यक्ति लतीफ़ खान या जो भी हैं या अब्दुल हैं वो उसमें मुलविस हैं, तो वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा उनके घर पर, उन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, काफ़ी याचिका डाली गई थी, उसके बाद ये फैसला आया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला सुनाया है। अगर ये फैसला पहले ही सुना दिया जाता है या सिर्फ इन सारी चीज़ों में, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इन सारी चीज़ों पर एक्शन ले लेना चाहिए। जिस तरह से काफ़ी लोगों के काफ़ी संख्या में इस तरह से घर तोड़े गए हैं कि जो भी आरोपी भी नहीं थे, सिर्फ उनका नाम आया था, उनके घर तोड़ दिए गए। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि उनके 5 करोड़ का बंगला तोड़ा गया था। हाँ, 5 करोड़ का बंगला तोड़ा गया था, बस इसी आधार पर सिर्फ उनका नाम था। हालांकि उनकी कहीं भी फोटो वीडियोस कुछ भी वायरल नहीं हुए थे, बस ये था कि उन्होंने, उनके जो लोग थे और वो थे, उन्होंने एक थाने पर पथराव किया है। इसके बाद उनके 5 करोड़ के विला को तोड़ दिया गया और उस पर इस सारी नीति को जो योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी वो मध्य प्रदेश में भी अपनाई गई, राजस्थान में भी अपनाई गई और बाकी कई जो भाजपा शासित प्रदेश थे उसमें भी अपनाई गई थी। लेकिन आज जो फैसला आया है वो बहुत ही अहम है और लोगों को खुश करने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से आज फैसला आया उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे मतलब वहाँ से आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्तियां नहीं तोड़ी जा सकती हैं। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार क्या न्यायिक कार्य कर सकती है? क्या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार राज्य प्रशासन या कार्यपालिका के पास है? मुझे लगता है कि नहीं है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के एक्शन पर
रोक लगाई जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसमें बड़ा एक्शन सुनाते हुए कहा है कि संबंधित अधिकारी भी बुलडोजर चलाने के मामले में सावधानी बरतें, नहीं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि घर लोगों की अंतिम सुरक्षा है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर गलत तरीके से किसी व्यक्ति का घर तोड़ा जाता है तो उसको मुआवजा देना ज़रूरी हो जाएगा। अभी जिस तरह से कुछ समय पहले जो एक वो आई थी, क्या बोलते, कोर्ट का फैसला आया था कि जिन घरों को आपने तोड़ा उनको आप 25-25 लाख रुपए ऐसे करके कुछ था कि देंगे। वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 घर तोड़े गए थे, उस पर बोला गया था कि आप 25-25 लाख रुपए देंगे। और ये योगी बोल रहा हूँ, यूपी की जो सरकार है उस पे था। अभी भी जो फैसला आया है उसमें भी यही कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर मनमानी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है हमने जो गाइडलाइन तय की हैं वो सभी राज्यों के लागू होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की हैं बुलडोजर एक्शन के लिए, वो हर एक राज्य सरकार उसका पालन करेगी, और अगर राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया तो राज्य सरकार को इसके बारे में जवाब देना होगा। जिस तरह से पहले होता, जिस तरह आपने अभी बोला अपनी बात में कि मतलब 5 करोड़ का घर गिरा दिया गया था, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था, एक क्या बोलते हैं उसका, एक बोला था कि अगर कोई लड़का कोई गलती करता है तो आप उसका पूरा घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि गलती उस लड़के ने की। आप उस लड़के को सज़ा दीजिए, उसकी सज़ा उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर घर गिरा देंगे तो जाहिर है कि उसके पूरे परिवार को आप सज़ा दे रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति होता है लेकिन पूरे घर का गिरा दिया जाता है, जो गलत है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वैध निर्माण पर भी मतलब कोर्ट ने यह कहा है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, अवैध निर्माण होते हैं उन पर भी कार्रवाई से पहले उनको समय देना अनिवार्य है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जगह उस चीज़ में आती है जो इलीगल घर बना हुआ है, इसको हम गिराना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उनको समय दें। समय देने के बाद फिर वो कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करेगी उसके बाद ही वो घर गिराया जाएगा। ये नहीं है कि आप जाके फ़ौरन, आज आपने नोटिस जारी किया, कल आप जा कर के बुलडोज़र लेके उसके घर पे पहुंच गए। बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर जो योगी हैं उनके बारे में चीज़ें काफ़ी आम हैं कि भाई कहीं भी कुछ होता है बुलडोज़र बाबा अपना बुलडोज़र लेके पहुंच जाते हैं और वो उनके घरों को गिरा दिया जाता है। योगी उससे कहीं ना कहीं फेमस हो गए हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में गए थे तो महाराष्ट्र में उनका बुलडोज़र से स्वागत हुआ था। बटोगे तो कटोगे का एक वो लगा हुआ था जो कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ था झारखंड में। देश के लोगों की मानसिकता क्या हो गई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा नारा जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में समाज को तोड़ने वाला नारा है, उसके साथ लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं जी। सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये इस देश के लोगों की मानसिकता इस तरह करने के लिए जिस तरह राजनेताओं का हाथ है, उसी तरह इस देश के कुछ ऐसे बाबा, कुछ ऐसे धर्मगुरु बने हुए हैं जिनका पूरा योगदान यही रहता है कि इस देश में ऐसी चीज़ें जब भी पैदा हों तो हम लोग आगे रहें। अब जिस तरह से कल एक बाबा है यति, उसने जिस तरह से बोला है उसको उनको क्या बोलते हैं, मौलाना तौकीर रज़ा को, कि भाई जिस दिन हमारा कोई भी शिष्य शासन करेगा उस दिन तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं, कब्र की कब्र भी नसीब नहीं होगी। इस तरह का एक बाबा है जो बयान दे रहा है, जो हर बार उसका हर एक बयान इस देश को तोड़ने के लिए और किसी एक समुदाय को हर्ट करने के लिए होता है, लेकिन उस पर यूपी की योगी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनको संरक्षण सरकार का मिला हुआ है। अभी बीच में उस जो वो बाबा है उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ बोला था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया और बाद में बात ये सामने आई है कि उसकी सुरक्षा की वजह से उसे डिटेन किया गया था, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जैसे जो बाबा होते हैं, चाहे यति हो या महाराष्ट्र का बाबा हो या फिर कुछ और लीडर्स हैं जो यहाँ पे भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, तेलंगाना में भी पाए जाते हैं, ये लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं। इस तरह के बयान दे करके वो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक समुदाय के लिए, एक समुदाय के दिमाग में इतना गुस्सा भर देते हैं कि वो अगर बाहर निकले
अभी इस वक्त इस देश में मुसलमानों की जो वो है सोच समझ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो एक एक चीज़ के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इन चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर दें। और जिस तरह से तौकीर रज़ा साहब ने बोला था कि अगर सारे मुसलमान घर से बाहर निकल आए तो आपकी रूह कांप जाएगी, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला ये। भाई आप बाहर निकलेंगे कैसे? अभी इस वक्त देश के हालात हैं कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप रोजगार के लिए भी बाहर निकल सकते हैं। आपके पास शिक्षा नहीं है सही, आप शिक्षा के लिए भी बाहर निकल सकते हैं। कल ही परसों से शिक्षा के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी जो यूपी के जो छात्र से थे उन पर लाठियां भाजी गई थी। जो योगी सरकार थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और आपने रामगिरी महाराज की बात करी और यति नरसिंहानंद की बात करी कि वो जो है हमेशा विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं इस्लाम को लेकर, और वहीं पर उसको जो है महाराष्ट्र सरकार ने डिटेन किया था बस इसीलिए कि वो सुरक्षित रहें। लेकिन वहीं पर आपने नहीं, देखा होगा कि यति को डिटेन किया जी, था। और वहीं पर महाराष्ट्र सरकार में एक मिनट सॉरी रोक रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने उसको अरेस्ट किया ही नहीं। उसके जो आपने जो नाम बोला अभी वहाँ का महाराष्ट्र वाला बाबा, उसके साथ तो वहाँ के पुलिस के वो खड़े हुए थे। उसने बोला कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जी जी ऐसा हुआ था जी। और जो मतलब उसी की बात कर रहे थे हम। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि जो सलमान अजहरी थे उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसके आधार पर उनको पुलिस ने पकड़ लिया था और काफ़ी समय तक वो जेल में भी रहे थे। हालांकि बहुत टाइम के बाद उनको ज़मानत दी गई। तो ऐसा ही होता है कि अगर वहीं पर जैसा कि आपने बोला कि मुसलमानों को बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने इतना सा भी कुछ भी कर दिया फिर उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उनका इनकाउंटर भी हो सकता है। जैसा कि हमने हर बार देखा है, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं कि अगर कोई खास समुदाय से जुड़ा होता है तो वहाँ पर उस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। खैर अब तो ये हो गया है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है, जिसके आधार पर उनके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर वो फैसला पहले आ जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन वहीं पर बात करें कि बुलडोज़र एक्शन की, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने जो है बुलडोज़र एक्शन जो अपनाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो भी था उसकी तरफ से ये था कि अवैध निर्माण गिराए जाएंगे, ठीक है, एक लीगल नोटिस देकर अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी निजी प्रतिशोध के लिए वो जो है जो रणनीति थी वो अपनाई, एक खास समुदाय को डराने के लिए, धमकाने के लिए वो रणनीति अपनाई थी। तो वहीं पर बात करते हैं विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज ही झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं पर अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो 9 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आज वोटिंग हो रही है झारखंड में अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपने बता ही दिया है, 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही कुछ जो है उस पर उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा सीटों पे। इसमें राजस्थान की 7 सीटें हैं, बिहार की 4 सीटें हैं और क्या बोलते हैं एमपी की 2 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं और क्या बोलते हैं इसकी क्या कर्नाटका की 3 सीटें हैं और सिक्किम के 2 सीटें, असम की 5 सीटें हैं और गुजरात की 1 सीट है और मेघालय की 1 सीट है। साथ ही इसके अलावा कुछ लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। इसमें जो है क्या बोलते हैं इसमें जो है जिसमें वो थे राहुल गांधी, केरला की वायनाड सीट है और नांदेड़ 1 सीट है। इस पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इन सारी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और इनके रिजल्ट जो हैं वो सबके साथ में ही महाराष्ट्र और झारखंड की जब रिजल्ट आएगा 13 को उसके साथ में ही आएंगे। जी, जैसा कि झारखंड और महाराष्ट्र में खैर 20 तारीख को चुनाव होंगे। झारखंड में पहले चरण के आज चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण के 20 तारीख को चुनाव होंगे। लेकिन वहां पर जो सियासी दल हैं वहां पर जाकर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं, उसमें देखना ये होगा कि आने वाले जो रिजल्ट हैं उसमें इन सारे नारों का, इन सारे भाषणों का उन पर क्या असर होता है जनता पर, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।